इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसका हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 8वां विषय संस्कृतियों का टकराव। तो चलिए जानते हैं किन किन लोगों के बीच में संस्कृतियों का टकराव हुआ था। ऐसे ये विदेशों के ही बारे में पढ़ना है, अपने देश में कुछ नहीं हुआ था। भारत में हुआ है लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ है। इस अध्याय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्षों के कुछ पहलुओं पर यहाँ पर विचार करेंगे, उनके ही बातों पर विचार करेंगे। इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागर, जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिनाई थी लेकिन फिर भी लोगों ने किया, जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया। पोप जो राजा हुआ करते थे उनसे, जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूरब की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें इंडीज कहते हैं। क्या चीज? इंडीज। भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश, उसको इंडीज बोला जाता है। पहले वो लोग बोलते थे उसको, जिनके बारे में उसने मार्को पोलो एक किताब है उसमें लिखा है, यात्रा वृत्तांत, मतलब अपने यात्रा की कहानी उसमें लिखा है। उसमें समझाया है कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, वो सब बताया इसमें। बाद में हुआ खोजों से हमें पता चलता है कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में देखा जाए तो भारत नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे, और वे जहाँ रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। किसका हिस्सा नहीं था? एशिया का हिस्सा नहीं था वह। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरिबियन क्षेत्र तथा दूसरे ओर ब्राजील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अच्छा, एक तरफ अभी कैरिबियन क्षेत्र और ब्राजील का छोटा सा निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा तरफ है विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, जो इधर एशिया में हम लोग की तरफ आता था। मेक्सिको और मध्य अमेरिका के मेक्सिको और मध्य एशिया में आ जाओ, एस्टेक और माया समुदाय हुआ करते थे। तो माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के सम्मान यहाँ भव्य वस्तुकला थी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा अच्छा वस्तुकला बना कर रखते थे। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहां बस जाना वहां के मूल निवासियों और उनके संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ था। इसी से दास व्यापार की शुरुआत हो गई थी, जिसके अंतर्गत देखा जाता है यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर खरीद कर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे थे, और लोग को ही यहाँ पे बेच दिया जाता था काम करने के लिए। भाई बहुत खराब खराब लोग हुआ करता था पहले, तो मुर्दों को बेच देगा सकते, जिंदे आदमी को बेचता था सब। अमेरिका के लोगों पर यूरोप वासियों की विजय का एक दुष्परिणाम भी पड़ा था। दुष्परिणाम यह हुआ था कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्मतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था। कैसे? निर्मतापूर्वक उसको नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया था, और इसके बाद पुरातात्विकों ने इस सभ्यता के भाग्य अवशेषों, जो उसका सभ्यता था, उसकी खोज निकाला उसको। सन 1911 में इंका शहर माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई थी, जिसको माचू पिच्चू बोलते थे इंका को, उसको फिर से खोज किया गया। हाल में देखा जाए तो हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चलता है कि वहां और भी शहर थे जो अब जंगल से ढक चुके हैं।
हम अमेरिका के मूल निवासी तथा यूरोप वासियों के बीच हुए मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच में क्या हुआ उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन यूरोप में क्या क्या हुआ उसके पक्ष में जानते हैं। उसी को इसमें बताया जाएगा। जो यूरोप वासी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, वे अपने साथ रोज नामचा, मतलब रोज डायरी जो लिखा जाता है ना, तो रोज नामचा और डायरिया रखते थे, जिसमें वे अपनी यात्राओं की दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारी एवं जेसुइट धर्म प्रचारक के विवरणों से भी उसके बारे में मालूम चलता है, जानकारी मिलती है कि लेकिन यूरोप वासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में, यूरोप वासी अमेरिका का खोज किए, अमेरिका की खोज के बारे में कुछ विवरण यहाँ पर दिए हैं, और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे गए हैं उनमें यूरोपीय वस्तियों के बारे में अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या न के बराबर लिखा गया है। तो ये सब बातें यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे। अनेक जन समुदाय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्तीय महाद्वीपों नहीं, अब द्वीप समूह है, ऐसे महाद्वीप ही उसको बोला जाता है। तो द्वीप समूह में हजारों वर्षों से रहते आए थे, और एशिया तथा दक्षिण सागर के द्वीप साउथ सी आइलैंड से जाकर लोग वहां बसे रहे थे, वहां पर लोग जाकर बस गए थे। दक्षिणी अमेरिका के घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग जंगल से ढके हुए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी जो है मीलों तक वहां के घने जंगलों में फैला हुआ है और आसाम से बहते रहती है। और अमेरिका का जंगल इतना खतरनाक है, अगर फूक फूक कदम नहीं रखोगे ना तो उधर के जानवर तुमको फूक डालेंगे। मध्य अमेरिका में मैक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए हैं, जबकि देखा जाए तो अन्यत्र सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित थे। कहाँ थे? दूर दूर पर स्थित, मतलब गांव दूर दूर पर लगाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पर आता है कैरेबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ने को इसमें मिलेगा। और कैरेबियन द्वीप समूह पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग ब्राजील के जन समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। अरवाकी लुकायो किसी का नाम है, तो अरवाकी लुकायो समुदाय के लोग जो थे कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह जिन्हें आज बहामा कहा जाता है उसमें वो लोग निवास करते थे, और बृहत्तर एटिलीज जिसका नाम था उसमें रहते थे। आगे है कैरिब नाम के एक खुखार कबीले ने उन्हें लघु एटिलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। जो खुखार कबीले के लोग हुआ करते थे कैरिबिया नाम का, तो वो लोग एटिलीजा से उनको खदेड़ दिए थे। और इनके विपरीत देखा जाए तो अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। अरावाक लोग झगड़ा नहीं करते थे, बातचीत कर लो काम खत्म। वे कुशल नौका निर्माता थे, बहुत बढ़िया नाव बनाते थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपने डोंगिया बनाते थे। डोंगी छोटा छोटा नाव जैसा ही होता है, डोंगिया बनाते थे और डोंगियों में बैठकर, अच्छा छोटा छोटा नाव ही बनाते थे, तो नाव बनाकर उसमें बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार, मछली पकड़ना अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठा आलू मतलब अलुआ और अन्य किस्म के कंद मूल्य को उगाया करते थे। अरावक संस्कृति के लोगों का मुख्यतः देखा जाए तो संस्कृत के मूलाधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करते थे। खाने के लिए सब एक साथ मिलकर उत्पादन करते थे। समुदाय के प्रत्येक सदस्यों को भोजन प्राप्त हो, वे अपने वंशों के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे और उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित था। वे जो लोग थे जो बहुविवाह प्रचलित करते थे, बहुविवाह प्रचलन थी उनकी,
तो वे जीववादी थे। जीववादियों का विश्वास है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी जीवन और आत्मा हो सकती है। मतलब वो हर चीज में जीवन और आत्मा ढूंढ लेते थे। जंगलों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे और उसी से अपना सारा कारोबार चलाते भी थे, अपना भरण पोषण भी करते थे। अन्य अनेक समाजों की तरह देखा जाए तो अरावाक समाज में भी समन लोग क्या होता है? समन लोग जैसे एक समान तो था नहीं, लेकिन समाज के एक जैसे सामान्य लोग कष्ट निवारकों और इहलोक तथा परलोक मतलब ऊपर लोक के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो उन लोगों के बाद में भी था कि जीवन, आत्मा, पुराण और स्वर्ग, नरक, इस लोक, परलोक, कौन कौन से लोग, ये लोग भी जानते थे कुछ ना कुछ। ये देखो अफ्रीका में है, अफ्रीका का ये राज्य के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। मेक्सिको की खाड़ी और बृहत्तर एंटीलीज, ये सब अलग अलग प्रदेश के नाम। बहामा क्षेत्र, ये देखो छोटा छोटा टापू है ना, ऐसे ही वो लोग रहते थे बहामा क्षेत्र में, पूरा फैले हुए थे। और इधर एंटीनीज में भी देख सकते हो, पूरा छोटा छोटा टापू, इधर भी लोग रहते थे छोटा छोटा गांव बना बना कर। और टापुओं पर गांव बनाने में मजा ही कुछ अलग आता है। अरवाक लोग जो होते थे सोने के गहने पहनते थे। और मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि अफ्रीका में एक जनजाति होता है जो अपने औरतों को, मतलब औरतें होती है वहां की, जो अपने ओठ को काट देती हैं ऊपर वाले को और उसमें प्लेट लगाती हैं, मतलब बड़ा बड़ा चक्का जैसा लगाती है सुंदर दिखने के लिए। हाथ तरीके उससे अच्छा तो हमारी इलाके की बंदरिया है भाई। लेकिन जैसी जिसकी परंपरा। तो अरवाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। सोने के गहने पहनते थे लेकिन सोना को भाव ही नहीं देते थे थोड़ा सा भी। उन्हें अगर कोई यूरोप वासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था, सोने के बदले कांच के मनके गोली वोली दे देता था, तो वे खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज्यादा सुंदर लगता था, ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। और उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक, तो हैमक क्या है? हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। तो झूले को उन लोगों ने बहुत पसंद किया। ऐसे हमने भी झूला झूला है, बरगद के पीपल के पेड़ पर लगा दो रस्सी, बड़ा सा मोटा रस्सी, एक पटर लगा दो, उसमें झूला झूलते रहो उस पे। आगे देखते हैं। अरवाकों का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण और उदारपूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन देश की नीति जो क्रूरता पूर्वक हो गई, तब उन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उनके इसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि उन्हें इन सब के बारे में विनाशकारी परिणाम तो हुआ ही, क्योंकि अगर विरोध करोगे तो जो भी शासक दल होगा वो तो आपको कुटबे करेगा। तो उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम उसको झेलने पड़े थे। और स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद, जब स्पेन से वो लोग मिल गए, संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरवाको और उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश हो गई थी। क्या हो गया था? उनके जीवन शैली का पूरा तरीके से सत्यानाश हो गया था, लगभग देखा जाता 25 वर्षों में ही। क्योंकि दूसरा देश आएगा तो वो अपना सब्सिडी देगा, अपना देगा तो भैया आप जानते हो ना, वो सारा ऐसो आराम देता है। तूपी नंबा, तो ये किस देश का नाम है? तो तूपी नंबा कहे जाने वाले लोग, अच्छा उस समुदाय के लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राजील नामक पेरो के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। कौन? तिपुनम्बा समुदाय के लोग। ब्राजील, पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा, और ब्राजील का पेड़ उधर बहुत ज्यादा होता था, इसलिए ब्राजील नाम रख दिया पेड़ की वजह से ही। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सकते थे, क्योंकि पेड़ काटने का जो कुल्हाड़ी होता है
तो कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था, लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाते थे, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। जो यूरोपवासी जो यूरोपवासी उनसे मिले जो भी यूरोपवासी उनसे आकर मिले, वे उनकी खुशहाल आजादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, दुश्मन मतलब ईर्ष्या नफरत करने लगे थे, इतना खुश ये है कैसे। तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की खुशियों को झेल नहीं पाते, उनको जलन होने लगती है, क्योंकि वहां न कोई राजा था, न कोई सेना था, न कोई चर्च था, और न ही उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने वाला कोई था वहां पे। एकदम पूरे तरीके से वो आजाद थे, लेकिन फिर भी खुश थे, एकदम पूरी तरीके से खुश थे। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जानिए। कैरिबियन और ब्राजील क्षेत्रों के विपरीत देखा जाए कैरिबियन और ब्राजील क्षेत्रों के विपरीत देखा जाए तो मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। कौन कौन सा? वहां मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, मक्का वहां पर ज्यादा बोया जाता था। और एस्टेक माया इनका जन समुदाय के शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी रही, और इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुग्ध कर देता है। आज भी जो नया वहां पर देखने आते हैं उनको एकदम सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतना अच्छा वास्तुकला भी हो सकता था, है भी। आगे देखिए, चित्र देखोगे आप तो ये बालकोट मार्कर पर उत्कीर्ण किया गया है। ये तिथियां हैं माया संस्कृति काइपास 6ठी शताब्दी में इसको बनाया गया है। देखो किस प्रकार की यहाँ पर एक आकृति बनाया गया है, शायद ये पत्थर है, पत्थर पर ऐसा आकृति काट काट कर बनाया गया है। अब एस्टेक जन समुदायों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी में एस्टेक लोग उत्तर से आकर मेक्सिको की मध्यवर्तीय घाटी में बस गए थे। कहाँ? मेक्सिको के मध्यवर्तीय घाटी में वो लोग बस गए थे, और इस घाटी का यह नाम उसने मैक्सिली नामक देवता के नाम पर रखा था। फिर मैक्सिली से उसको मेक्सिको कर दिया गया। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके, मतलब हरा के, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, और उन पराजित लोगों से वो नजराना वसूल करते थे, कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में तोहफा लेते थे, नजराना। और आगे देखो, एस्टेक समाज श्रेणीबद्ध था। एस्टेक समाज क्या था? श्रेणीबद्ध था, और अभिजात वर्गों में लोग शामिल थे जो उच्च कुलों से आते थे। तो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे, उच्च कुल के थे, अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी, बाद में उनको अलग प्रकार की प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी। पुश्तैनी अमीर लोग बहुत कम थे। वे सरकार, सेना तथा पुरोहित कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे, जो खानदानी लोग हुआ करते थे। अब बहुत कम लोग हुआ करते थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुन लेते थे, जो आजीवन शासक बना रहेगा। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए हर राजा सूर्य का ही रूप होता था। योद्धा, पुरोहित, अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे। अलग अलग व्यापारियों को भी अलग अलग अधिकार प्राप्त था, और उन्हें अक्सर सरकारी राजदूत और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट तौर पर देखा जाए तो अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। और हम लोग भाई हिंदुस्तान वाले अध्यापक हम लोग गुरुजी बोलते थे, और गुरुजी का आदर तो भैया आप जानते हो कितना अच्छे तरीके से होता था। चिकित्सक, डॉक्टर साहब, जन्मदाता माँ को बोला जाता है, जन्म बचाने वाला, जन्म सुरक्षा दाता डॉक्टर को बोला जाता है। और मुसलमान लोग आए तो अस्पताल को बीमारिस्तान नाम दे दिए। क्या चीज? बीमारिस्तान। उन लोग का स्थान बहुत फेवरेट शब्द होगा। भूमि उद्धार का अभिप्राय है कि बंजर भूमि उद्धार का मतलब यहाँ पर आएगा, उसका मतलब होता है कि बंजर भूमि को
आवासीय या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन से कई बार भूमि उद्धार विभिन्न जल स्रोतों से जमीन लेकर किया जाता है। यहाँ पर देखो, चूंकि देखा जाए तो एस्टेक लोगों के पास, एस्टेक लोग जो हुआ करते थे उनके पास भूमि की कमी थी। क्या चीज थी? जमीन की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार मतलब कर्ज पर लिया और जल में से जमीन लेकर अब जल क्या, जल अलग थे, पानी हो गया ना, जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा कर दिया। जल में से मिट्टी निकाल लेते थे, नदी में से मिट्टी निकाल लेते थे और इस कमी को पूरा कर दिया। और सरकंडे की बहुत बड़ी चटाई बुनकर, मतलब बांध कर चटाई बांध दिया जाता है, चटाई बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मेक्सिको झील में कृत्रिम टापू बना दिया। चारों तरफ से घेर कर और पानी में ही मिट्टी डाल डाल के लोग अपना टापू बना लिए और उन्हें चिनप्पा, क्या लिखा है? चिनप्पा, तो चिनप्पा कहते थे। ऐसे टापू को वो लोग चिनप्पा बोलते थे। भैया वो लोग कुछ भी कर सकते थे, हम लोग भी ऐसा किया, ऐसा बात हो रहा है कि नहीं किए हैं। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच देखा जाए तो इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई जाती थी। नहर किस लिए? पानी आने जाने के लिए बनाई जाती थी, जिन पर 1325 में, कब? 1325 में एस्टेक राजधानी टेनोक्टिलान का निर्माण किया गया था, टापू पर ही। यहाँ पर आगे देखते हैं तो जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बहुत अद्भुत लगते हैं राजमहल। क्योंकि देखा जाए तो एस्टेक शासक जो होते थे अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। आगे हमें देखने को मिलेगा वो मंदिर। साम्राज्य जो था ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था, गांवों के लोगों की वजह से टिका हुआ था। लोग मक्का, फिलिया, कुम्हार और कुद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे जो उनके खाने के लिए इस्तेमाल में होता था। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता था, मतलब जो उस कुल का सबसे लीडर है उसी के पास होता था, वही जानता था, नेता के पास था कि जो करना है वही करेगा। आम भाषा में मुखिया बोला जा सकता है उन लोगों को। सर्वाधिक निर्माण के तौर पर देखेंगे तो सार्वजनिक निर्माण कार्य को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था और यूरोपीय कृषकों, जैसे देखा जाए तो खेतिहर लोग जो होते थे अभिजातों के जमीन से जुड़े होते थे। जो लोग नौकरी पेशा करते थे तो उनके जमीन से ये लोग जुड़े होते थे, चाहे जो अमीर हो जाए उनके जमीन से ये लोग जुड़े होते थे। और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। खेत को जोतेंगे, बोएंगे, कुछ हिस्सा ले लेंगे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे 25 सालों के लिए। 25 सालों के बाद फिर आजाद हो जाएगा। लेकिन यह बिक्री जो था आमतौर पर कुछ वर्षों की ही की जाती थी। यह बिक्री क्या थी? आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आजादी फिर से खरीद सकते थे। लेकिन यहाँ पर है, गुलाम है, कहीं राजा की बेटी ही उसको पसंद आ गई, चाहे राजा की बेटी को गुलाम पसंद आ गया, मजे मजे है भैया। चाकू छुरी पर गिरे चाहे तरबूज छुरी पर गिरे चाहे छुरी तरबूज पर गिरे, कटना तो तरबूजे को है। मजे मजे ऐश करते थे लोग। तो गुलाम बनने में भी फायदा था भैया, ऐसा बात नहीं है कि नहीं था। अब इसका मतलब नहीं कि आप भी गुलाम बन जाओ। हाँ, इसे हर लोग गुलाम होते ही हैं। कुछ लोग टीचर के गुलाम होते हैं, कुछ लोग गुरु के गुलाम होते हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड के गुलाम होते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर के गुलाम होते हैं, कुछ लोग अपने समुदाय के गुलाम होते हैं। गुलाम तो है ही। कुछ लोग अपने धर्म के गुलाम होते हैं, है ही गुलाम। एस्टेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएंगे। कुलीन वर्ग के बच्चों का ही बात यहाँ पर चल जाता है। तो कुलीन वर्गों के बच्चे कालमे काक, तो उसका नाम है कालमे काक में भर्ती किए जाते थे। कुछ स्कूल होगा जहां उन्हें सैन्य अधिकारी और धार्मिक नेता बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वहां पर केवल सेना में लड़ने के लिए और धार्मिक नेता के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। वहां पर पढ़ाई लिखाई होती थी। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकली स्कूल में पढ़ते थे।
तेपोकली स्कूल में केवल जीवन व्यतीत करने के लिए पढ़ाया जाता था, जहां उन्हें इतिहास, पुराण मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की दीक्षा दी जाती थी। वहां पे इतिहास के बारे में, पुराण मिथकों, पुराने पुराने कथाओं के बारे में, धर्म के बारे में, और उत्सव कैसे निभाना है, उत्सव को कैसे पूरा करना है, गाना कैसे गाना है, डांस नृत्य कैसे करना है, उसकी शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था, और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते थे, लड़कों को बाहर के काम सिखाए जाते थे, लेकिन सिखाए जाते थे। ये मंदिर देखना माया मंदिर है। टिकल ग्वातेमाल 18वीं सदी में इसको बनाया गया था, 8वीं सदी में, आज से करीबन 1200-1300 वर्ष पहले बनाया गया था। अब देखो यहाँ पर 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में, 16वीं शताब्दी जब शुरुआत हुआ तो एस्टेक साम्राज्य में स्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। यह स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई थी, जो केंद्रीय नियंत्रणों से मुक्त होने के अवसर खोज रहे थे। और वो लोग मुक्त होंगे भी, क्या नहीं होंगे जी, होना ही है। अब देखो यहाँ पर माया लोग की बात आ जाती है, तो मेक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की। यहाँ पर इसके दौरान अपनी प्रतिष्ठा को यहाँ पर सामने रखा, अपने समुदाय को रखा। लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एस्टेक लोगों की अपेक्षा कम थी, और मक्के की खेती उनके सभ्यता का मुख्य आधार थी, और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। सारा काम उनका मक्का से ही होता था। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलता पूर्वक थे। खेती करने का तरीका जो था बहुत बढ़िया था, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होता था। और मक्का हम लोगों का हिंदुस्तानी फसल नहीं है, उधर की फसल है। और इसके शासक जो होते थे, शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिले, जिसका अंतर्गत यहाँ पर बात आ जाती है कि हमेशा वो लोग अच्छे तरीके से समाज को संगठित करने में अपनी कुशलता को सबसे आगे रखते हैं। तो संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत, जिसके कारण देखा जाए वस्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई, सामने यहाँ पर आया। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। माया लोगों के पास अपनी एक अलग चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता था। पूरी तरीके से उसको नहीं पढ़ा जा सकता था। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पेरू के इंके लोग। कौन सा? पेरू के इंका लोग। ठीक है, पेरू के इंका लोग में हमें ये सब बारे में जानने को मिलेगा, जो दक्षिण अफ्रीका में कितना बड़ा राज्य उन लोगों का था। देखो, ब्राजील का इतना बड़ा राज्य यहाँ पर आता था। ठीक है, ये सब याद करने वाली भी बात है, लेकिन इसको आप केवल पढ़ो। मैं ये याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। ये चैप्टर पूरा है ना, ये केवल आप सुन लो, पढ़ लो, एक बार जान लो। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। दूसरे के बारे में क्या सोचना, झगड़ा झंझट। लेकिन हाँ, हमको ये सीख मिलती है कि उधर के लोग कैसे रहते थे, कौन कौन लोग उनका सत्ता चलाते थे, ये सब हमें मिल रहा है ना देखने के लिए। तो ये सब सीखने वाली बात हो जाती है। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।